हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने डीएनए एप्लीकेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था डीएनए एप्लीकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे डीएनए एप्लीकेशन के लिए कौन से एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। एंजाइम्स जो कि रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं किसके लिए सक्षम होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स की कॉपी करने के लिए, जिनमें कि अनेक बेसिस पाए जाते हैं। ये अपना फंक्शन जो है अटमोस्ट एक्यूरेसी और हाई स्पीड के साथ परफॉर्म करते हैं। हालांकि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो हाईली कॉम्पैक्ट होता है एंड इट्स बाउंड विद प्रोटीन्स। जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना जो है वही रेप्लिकेशन का मेन फीचर होता है। ई कोलाई में पॉलीमराइजेशन में मेनली दो मुख्य एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो मेन एंजाइम होता है रेप्लिकेशन का। पॉलीमराइजेशन क्या करता है? नए न्यूक्लियोटाइड्स को ग्रोइंग स्ट्रैंड पर जोड़ता जाता है। इन एडिशन देयर इज़ एन अनदर एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। इसका कार्य क्या है? ये डीएनए रिपेयर का कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ जो होते हैं इनको भी डिस्कवर किया गया है। डीएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ऐड करने में कैपेबल होते हैं। इसी स्पीड को डीएनए संश्लेषण की जो स्पीड है इसी को हम प्रोसेसिविटी भी कहा जाता है। पॉलीमराइजेशन न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स जो कि डीएनए की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, ये डीएनए के ग्रोइंग स्ट्रेट्स पर नहीं जोड़ी जा सकती हैं। डीएनए पॉलीमरेज ओनली डीऑक्सीराइबोज ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स पर कार्य करता है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। इनको हम डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटीपी कहते हैं। ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इनमें हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होते हैं इन नए न्यूक्लियोटाइड्स को 3' एंड पर जोड़ते जाते हैं। इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट जो होता है वो रिलीज होता जाता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट जो होता है वो डीएनए संश्लेषण के लिए ड्राइविंग फोर्स का कार्य करता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जो हैं इनका फॉर्मेशन होता जाता है 3' एंड ऑफ ग्रोइंग स्ट्रैंड एंड 5' एंड ऑफ फर्स्ट फॉस्फेट ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। इनके बीच में हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। टेम्पलेट क्या है? दो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं या 2 डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं जब सेपरेट हो जाती हैं तो प्रत्येक जो होती है वो नए स्ट्रैंड के फॉर्मेशन के लिए एक टेम्पलेट का कार्य करती है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के द्वारा डिक्टेट कर सकते हैं बेस पेयरिंग रूल्स के द्वारा। वेयर एडेनिन यदि टेम्पलेट में उपस्थित है तो थाइमिन जुड़ेगा नए स्ट्रैंड में, और ग्वानिन यदि उपस्थित है तो साइटोसिन जुड़ता है। प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उसके लिए नए स्ट्रैंड को संश्लेषित करने के लिए एक प्राइमर की आवश्यकता होती है। प्राइमर जो है एक स्मॉल स्ट्रैंड सेगमेंट है जो कि टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसमें 3' एंड जो होता है वो फ्री होता है जो कि नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। इस प्रकार से न्यू स्ट्रैंड जो होता है वो अपनी जगह पर पहले से उपस्थित होता है। प्राइमर जो होता है टेम्पलेट से हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है जिसे कि हम प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन कहते हैं। प्राइमर एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है जिसे कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। प्राइमर जो होते हैं हमेशा दोनों स्ट्रैंड्स के लिए आरएनए प्राइमर होता है। आरएनए प्राइमर का संश्लेषण एक एंजाइम जिसे कि प्राइमेज कहा जाता है उसके द्वारा किया जाता है। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, टेम्पलेट है, टेम्पलेट के साथ में इनिशियली प्राइमर जुड़ता है। यहाँ प्राइमर पर 3' एंड फ्री होता है। अब इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं यहाँ पर लगातार जुड़ते जाते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये टेम्पलेट के सहारे चलता रहता है और न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार डीएनए संश्लेषण जो होता है वो प्राइमर के 3' एंड की साइड से एक्सटेंड होता जाता है एंड लास्ट में प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड आरएनएज एच के द्वारा।
लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है उसके लिए सिंगल प्राइमर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूस होता है, सिंगल प्राइमर चाहिए इसके लिए। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है उस पर फ्रेगमेंट्स में उपस्थित होते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर रेप्लिकेशन के लिए हर एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के लिए एक स्पेशल या अलग प्राइमर की आवश्यकता होती है। In this way, two conditions are necessary for DNA synthesis. They are a template and a primer with 3-OH and मतलब DNA रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर भी चाहिए और टेम्पलेट भी चाहिए। हमें पहले भी देख चुके हैं हम, DNA संश्लेषण हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही होता है। न्यू स्ट्रैंड हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में बनेगा। DNA रेप्लिकेशन जो है इज डिसकंटिन्यूस इन वन स्ट्रैंड. If the synthesis is to process in 5' to 3' direction, only one strand can be synthesized in correct 5' to 3' direction, as the strands are anti-parallel. Other strand will have to be synthesized in 3' to 5' direction. लेकिन बाद में ये देखा गया कि DNA रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही होगा. Mr. Reizi Okazaki discovered that the other strand is synthesized discontinuously and a little after the leading strand. जिस पर कंटिन्यूस में रेप्लिकेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड. दूसरा स्ट्रैंड जो है उस पर भी 5' to 3' डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद में स्टार्ट होता है, इसीलिए उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं. लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो भी 5' to 3' डायरेक्शन में ही ग्रो करता है, जिस पर कि रेप्लिकेशन फोक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है. लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसमें डीएनए संश्लेषण कंटिन्यूसली नहीं होता है, बल्कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स में होता है, जिन्हें कि हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं. बाद में इन फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से कंटिन्यूस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है. इन ई कोलाई लगभग 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लंबे होते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स एंड अबाउट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग इन यूकैरियोट्स. दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो प्राइमर से ही स्टार्ट होते हैं. लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो प्राइमर से स्टार्ट होता है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाता है. प्रत्येक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के लिए एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है. अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स. डीएनए रेप्लिकेशन में फर्स्ट स्टेप जो है वो पेरेंटल डबल हेलिक मॉलिक्यूल का खुलना होता है, जिससे कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का कार्य कर सकें. अनवाइंडिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उन्हें तोड़ा जाता है. इसके लिए हमें डीएनए हेलिकेज एंजाइम की आवश्यकता होती है. ये डीएनए के सारे चलता है और दोनों स्ट्रैंड को अलग करता जाता है. डीएनए हेलिकेज क्या करता है, अब लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट जो है उससे जुड़ जाता है. Strand separation creates topological stress like the one produced if the two ends of a coiled rope are pulled apart for separation. जैसे कि हम कोई रस्सी है, बल खाती हुई रस्सी है, उसके सिरों को पकड़ करके अलग करेंगे तो एक गांठ सी बन जाती है. इसी तरह से जब डीएनए हेलिकेज लगातार चलता जाता है तो एक स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है. स्ट्रेस जो है उसको डीएनए टॉपोआइसोमरेज के द्वारा सेपरेट किया जाता है. टॉपोआइसोमरेज फर्स्ट जो होता है वो डीएनए स्ट्रैंड में कट लगा देता है. टॉपोआइसोमरेज सेकंड जो होता है वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स के कारण जो सुपरकॉइल्स उत्पन्न हो जाते हैं उनको रिमूव कर देता है. डीएनए मॉलिक्यूल का कुछ एक भाग जो होता है वो सर्कल्स से हैज सर्कल्स लिंक्ड एज ए चेन. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैटेनिन. इस स्ट्रक्चर को हम कैटेनिन कहते हैं. डीएनए गायरेज जो होता है वो क्या करता है, इज कैपेबल ऑफ डीकैटेनिंग टू सर्कल्स, thus separating them. In this way these enzyme open up and unwind the DNA helix. वो डीकैटेनिन का काम कर देगा, तो यहाँ पर हेलिकेज चेन को खोलने का काम कर रहा है. टॉपोआइसोमरेज जो है वो सुपर कॉइलिंग को रोक रहा है और गायरेज जो है वो कैटेनिन को रोकता है. वापस से कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक तरफ तो चेन खुलती जा रही है और दूसरी तरफ से वापस से बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए एसएसबी प्रोटीन्स जो होती हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं, वो सेपरेट स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाती हैं. सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन. लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड होता है, बट लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो डिसकंटिन्यूसली
सिंथेसाइज होता है, इसीलिए इसको सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन कहा जाता है। रेप्लिकेशन हाईली एक्यूरेट होता है। रेप्लिकेशन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्यूरेसी के साथ होता है। एरर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिस्टेक जो होती है लगभग 10 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर कहीं जाकर के कोई एक मिस्टेक होती है, लेकिन इसके लिए भी डीएनए रिपेयर की मैकेनिज़्म उपस्थित होती है। प्रूफ रीडिंग किस तरह से होती है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है बहुत ही वर्सेटाइल एंजाइम है। इट्स एबिलिटी टू पॉलीमराइज, इट ऑल्सो परफॉर्म्स रिपेयर फंक्शन। कभी कभी क्या होता है 3' एंड पर एक गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ जुड़ने में असमर्थ होता है, तब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस रुक जाता है। एंजाइम पीछे की तरफ मूव करता है और रॉन्ग बेस को हटा देता है, तब पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी रुक जाती है। चेन जो होती है, चेन की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और वापस से करेक्ट बेस जो होता है वो जुड़ जाता है। इट रिमूव्स ओनली द मोस्ट रिसेंट एरर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और इस एंजाइम को हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस। इस प्रकार से सेकेंड चांस देता है डीएनए पॉलीमरेज करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए। तो यह है डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।